सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसने एक देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान संविधान को बनाने में किस किस महापुरुष ने योगदान दिया? सवाल खड़ा होता है कि क्या B.N. राव ने संविधान को लिखा और डॉक्टर अंबेडकर ने बस इस पर दस्तखत किए? संविधान का पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को देना सही है या गलत? क्या संविधान पर भारत की आजादी के आंदोलन के मूल्यों और बाबा साहेब की विचारधारा की छाप है? क्या जानबूझकर B.N. राव का नाम दबाया गया और डॉक्टर अंबेडकर की इमेज बनाई गई? इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है? तो चलिए करते हैं इसकी पड़ताल, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं भारत के संविधान के निर्माण की पूरी कहानी। हमारी खास पेशकश, संविधान किसने लिखा, B.R. अंबेडकर या B.N. राव? बेनेगल नरसिंह राव यानी B.N. राव एक विद्वान, न्यायविद और दुनिया के मशहूर संवैधानिक सलाहकार। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जाने माने अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। उनको सन 1946 में संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया और भारतीय संदर्भ के अनुरूप सुझाव तैयार किए। उन्होंने दिन रात मेहनत की और संविधान की पहली रूपरेखा यानी इनिशियल ड्राफ्ट स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार दिया और संशोधित करके आगे लिखा। असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। यहीं से उनके कंधों पर संविधान निर्माण की असली जिम्मेदारी आई। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल राव के सुझावों पर काम किया, बल्कि अन्य लाखों सुझाव, संशोधनों और बहसों के बाद भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। बाबा साहेब की वजह से स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की आत्मा बने। डॉक्टर अंबेडकर और B.N. राव के बीच कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या मनमुटाव नहीं था। राव एक विद्वान सलाहकार थे, जबकि अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दोनों संवैधानिक मुद्दों पर एक दूसरे से बहस भी करते थे और कभी कभी एक दूसरे की आलोचना भी किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद परस्पर सम्मान और सहयोग में कोई कमी नहीं आती थी। राव ने कई कानूनी मसलों पर अंबेडकर को महत्वपूर्ण नोट्स भेजे, जैसे कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत का प्रस्तावित संघीय ढांचा। अंबेडकर ने इन सुझावों को भारतीय मूल्यों के अनुसार ढालकर संविधान में जगह दी। इस लिहाज से दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन अंबेडकर राव के लीडर थे। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर अंबेडकर और B.N. राव की भूमिका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और झूठे दावों की। जातिवादी और संकीर्ण लोगों का दावा है कि B.N. राव ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने तो बस हस्ताक्षर किए। ये बात एकदम झूठ है। राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा यानी इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान को अंतिम रूप डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ही दिया गया। इनिशियल ड्राफ्ट में बहुत से संशोधन, काटछांट और उसे अपडेट किया गया। कई जगह तो कुछ सुझावों को पूरी तरह हटा दिया गया। दूसरा दावा है कि भारत का संविधान नकल करके बनाया गया। ये विदेशी संविधान की नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि हम अपने संविधान को नकल बताएं। सच्चाई ये है कि दूसरे आधुनिक संविधानों को पढ़कर उनसे प्रेरणा ली गई और हर एक धारा को भारतीय परिस्थितियों और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला गया। बहुत सी धाराओं को और ज्यादा प्रासंगिक और क्लियर बनाया गया। हमने सभी संविधानों के सबसे अच्छे मूल्यों को अपने संविधान में जोड़ा, ताकि भारत का समाज आधुनिकता की दौड़ में पीछे न छूट जाए। तीसरा दावा यह है कि B.N. राव का नाम दबा दिया गया, उनके योगदान को भुला दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान सभा की कार्यवाही में राव का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में अंबेडकर ने राव के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि जो श्रेय मुझे दिया जाता है वो वास्तव में मेरा नहीं है। इसका कुछ श्रेय संविधान सभा के सलाहकार B.N. राव को भी जाता है, जिन्होंने संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया। साफ है कि लोग अपनी अज्ञानता की वजह से B.N. राव को नहीं जानते हैं। इसमें डॉक्टर B.R. अंबेडकर और अन्य लोगों को दोष देना सही नहीं है। जाहिर है कि भारत के संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था।
ये BN राव के साथ ही KM मुंशी, N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव, DP खेतान जैसी शख्सियतों के सामूहिक मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ऐसे में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। BN राव संविधान के आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कमेंट करके बताइए, क्या अंबेडकर के कद को छोटा करने के लिए BN राव के नाम का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी रोचक और अहम लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आखिर में अंबेडकर का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद BR अंबेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अंबेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अंबेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने
बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे, एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। ये कहानी है उस शख्स की जिसने जात पात के घोर अंधेरे में उम्मीद की एक लौ जलाई, जिसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को इंसान होने का हक दिलाया। उनका नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। दुनिया उन्हें महात्मा फुले कहकर पुकारती है। हालांकि उनकी विचारधारा में महात्मा से ज्यादा एक क्रांतिकारी की झलक मिलती है। ज्योतिबा फुले को किसने दिया महात्मा का नाम?
फुले ने ऐसा क्या किया जो B.R. अम्बेडकर ने उन्हें अपना गुरु माना? कौन थे वो लोग जिन्होंने फुले का विरोध किया? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश ज्योतिबा फुले मजलूमों का मसीहा में। 11 अप्रैल 1827 सतारा जिले के एक छोटे से गांव में माली जाति के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ज्योतिराव, जो आगे चलकर रोशनी का पुजारी बना। वो जाति से शूद्र थे, लेकिन उनकी सोच ब्राह्मणों से भी बहुत ऊंची थी। उस दौर में मनुवादी सोच और जातिवादी समाज शूद्रों को पढ़ने लिखने का हक नहीं देता था। वो कहते थे माली समाज सिर्फ बाग बगीचों में खरपतवार काटे, उनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। इस सब के बावजूद स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में ज्योतिबा ने अंग्रेजी की पढ़ाई की। एक बार ज्योतिबा अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए। वहां उसके माँ बाप ने ज्योतिबा से कहा कि तुम शूद्र होकर हमारे घर शादी में क्यों आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घटना ने ज्योतिबा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कसम खाई कि वो जाति पाति की दीवार को तोड़ देंगे। 13 साल की उम्र में उनके पिता ने सावित्रीबाई फुले से उनकी शादी करा दी। 1848 में जब उनकी उम्र 21 की हुई तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। वहां उन्होंने बराबरी और मानव अधिकारों पर थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ी। इसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि जातिवादी जुल्म का सबसे बड़ा शिकार शूद्र और महिलाएं हुई हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फुले को पढ़ाना शुरू किया। जब सावित्रीबाई फुले खेत में खाना लेकर आती थी तो वो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ाया करते थे। अब इन दोनों ने मिलकर महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने का बीड़ा उठाया। पुणे के भिड़ेवाड़ा में दोनों ने मिलकर देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। ऊंची जाति के लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें गालियां दी, पत्थर फेंके, उनको घर से निकाल दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को एक मुस्लिम भाई उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने अपने घर में शरण दी और स्कूल खुलवाया। अब शिक्षा के 4 सिपाही हो गए। उन्होंने मिलकर महार और मांग जैसी अछूत जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले। 1852 तक फुले के 3 स्कूलों में 273 छात्राएं पढ़ा करती थीं। महिला शिक्षा के साथ उन्होंने जातिवादी शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू किया। उस दौर में माना जाता था कि अगर किसी शूद्र की परछाई किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो वो अपवित्र हो जाता था। दलितों के पैर के निशान जमीन पर न रह जाएं, इसलिए उन्हें अपने पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। उन्होंने जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए अपने घर के कुएं को सभी के लिए खोल दिया। फुले ने धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि आर्यन असल में विदेश से आए थे, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज यानी सच की तलाश करने वाले समाज की स्थापना की, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। फुले ने दास्ता पर गुलामगिरी और किसानों पर होने वाले शोषण पर श्वेत कार्याचा असूर जैसी कालजयी किताबें लिखी। 1882 में शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने हर गांव में स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया और कहा कि हर हाथ में किताब होनी चाहिए और सबको इज्जत से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। समाज को बदलने की उनकी सोच को देखते हुए 1888 में मुंबई में एक कार्यक्रम में समाज सेवी विट्ठल राव कृष्ण जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा। इसी साल दुर्भाग्य से उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ और वो लकवाग्रस्त हो गए। 1890 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो तो चले गए, लेकिन उनका सत्य शोधक समाज का सपना आज भी जिंदा है। भारत माँ के ऐसे सपूत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर आप भी ज्योतिबा की मशाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय महात्मा फुले, क्योंकि असमानता और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई आज भी जारी है। जब भी हम आजादी, बराबरी और हक की बात करते हैं, एक युग पुरुष की तस्वीर उभरती है जिसने अन्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ हल्ला बोला। वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक जीती जागती विचारधारा थे, एक आंदोलन थे जिसने दकियानूसी सोच को तोड़ने, समाज में बराबरी कायम करने और महिला अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस शख्स का नाम है पेरियार इरोड वेंकट रामासामी।
लेकिन पेरियार ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और नास्तिकता के रास्ते पर क्यों चले? उन्होंने गांधी और कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा? कैसे उन्होंने दलित आरक्षण का मजबूत रास्ता तैयार किया? कैसे उन्होंने धर्मांधता और रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए तार्किक सोच को आगे बढ़ाया? चलिए तलाश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश पेरियार अ रैशनलिस्ट में। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही वो अपने घर में होने वाले भजन कीर्तन और धार्मिक कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा और दहेज प्रथा को गलत बताना शुरू किया। युवावस्था तक वो दलितों के साथ होने वाले छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी बन चुके थे। पेरियार ने एक बार एक ब्राह्मण के खिलाफ पुलिस को गवाही दे दी, जिससे वो गिरफ्तार हो गया। इससे नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें पीटा और उन्होंने घर छोड़ दिया। वो काशी की यात्रा पर निकल गए। वहां भूख लगने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए हो रहे मुफ्त भोज में खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भिखारी कहकर भगा दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का इस्तेमाल शोषितों को दबाने के लिए हो रहा है। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना दिया और वो खुलकर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करने लगे। 1924 में पेरियार ने छुआछूत के खिलाफ केरल और तमिलनाडु में वाईकॉम सत्याग्रह किया। पेरियार की समाज को बदलने की पहल को देखते हुए कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने उन्हें 1919 में कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद कांग्रेस में उन्होंने दलित आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता है। कांग्रेस में उनके आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पेरियार ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जातिवाद और ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद दलितों और पिछड़ी जातियों को ये एहसास कराना था कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता, ये एक भ्रम है। इसे तोड़ना ही सच्ची क्रांति है। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर जातीय आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना धार्मिक रीति रिवाजों के शादियां की जाती थीं। इसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने जातिवादी ब्राह्मणवादी सोच और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान जाति के नाम पर भेदभाव करता है तो ऐसा भगवान हमारे लिए नहीं है। पेरियार ने मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों की निंदा की और उनका दहन किया। अपने संघर्षों के दौरान उन्हें सोवियत संघ जाने का मौका मिला, जहां वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटकर पेरियार ने जातीय भेदभाव के साथ साथ महिला गैर बराबरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल की और कहा कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को बदलकर द्रविड़ कड़गम नामक एक सामाजिक सुधार संगठन बना दिया। बाद में ये संगठन तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों का आधार बना। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया। जाति व्यवस्था से आजीवन संघर्ष करते हुए 24 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो अपने पीछे अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग छोड़ गए। पेरियार की कहानी हमें रीति रिवाज के नाम पर गढ़े गए आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। आज भी उनके विचार और आदर्श समाज में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। भारत में बहुसंख्यक दलितों की मुक्ति के नायक पेरियार को हम शत शत नमन करते हैं। एक समय था जब बेटी के पैदा होने को बदकिस्मती माना जाता था, जब शिक्षा, अधिकार और सम्मान जैसे शब्द औरतों और दलितों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। उस अंधेरे दौर में एक औरत ने महिला अधिकारों की मशाल को जलाया। उसने शिक्षा को हथियार बनाया और तकियानूसी समाज की जंजीरों को तोड़ दिया। उस महिला का नाम था सावित्रीबाई फुले। लेकिन कैसे माता सावित्री देश की पहली महिला शिक्षिका बनी? कैसे उन्होंने पहले गर्ल्स स्कूल की नींव रखी? किन लोगों ने उनकी महिला शिक्षा की मुहिम का विरोध किया? विधवा औरतों और उनके बच्चों को उन्होंने कैसे जीने का अधिकार दिया?
चलिए जानते हैं ये सब हमारी खास पेशकश सावित्रीबाई फुले फर्स्ट वीमेन एजुकेटर में। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा के नायगांव में हुआ। वो गरीब परिवार से थी और बाल विवाह के चलते 9 साल की उम्र में उनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से हुआ। लेकिन ये कोई साधारण विवाह नहीं था, ये एक दलित महिला क्रांति की शुरुआत थी। जब सावित्रीबाई फुले की शादी हुई तो वे पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। उनके पति ज्योतिराव ने उन्हें शिक्षा की ओर मोड़ा। जब वो खेत में ज्योतिराव के लिए खाना लेकर जाती थीं, तो ज्योतिराव उन्हें पढ़ाया करते थे। शिक्षा का महत्व समझने के बाद सावित्रीबाई ने कहा कि ज्ञान से ही दलितों, शोषितों और महिलाओं की मुक्ति संभव है। सन 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय खोला। ये एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। ब्राह्मणों और कट्टरपंथियों ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई का विरोध किया। हालात ऐसे थे कि सावित्रीबाई को स्कूल पढ़ाने जाने के लिए एक अलग से साड़ी रखकर ले जाना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में ऊंची जाति के लोग उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे और उन्हें गालियां देते थे। इस पर सावित्रीबाई फुले ने कहा कि मैं स्कूल में पढ़ाने इसलिए जाती हूँ ताकि अंधेरे में भटक रही लड़कियों को रोशनी दिखा सकूं। सावित्रीबाई ने न केवल महिलाओं बल्कि दलितों और विधवाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने समाज में धिक्कारी गई विधवाओं के बच्चों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होकर एक ब्राह्मण विधवा के बच्चे को अपनाया, उसे यशवंत राव का नाम दिया और बेटा बनाकर पाला और शिक्षित किया। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका काम था जात पात के भेदभाव और धर्मांधता, पितृसत्तात्मकता के खिलाफ आवाज उठाना। माता सावित्री ने शोषण पर समाज की चुप्पी को तोड़ने के लिए लेखनी को अपना हथियार बनाया। फुले ने महिलाओं और दलितों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए कई कविताएं लिखी। उनका पहला कविता संग्रह था काव्य फुले। माता सावित्री जोर शोर से महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। इस बीच साल 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैल गई। प्लेग से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए सावित्रीबाई और उनके बेटे यशवंत राव ने एक क्लिनिक खोला और दिन रात सेवा में जुट गए। माता सावित्री एक दिन एक बीमार बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल पहुंची। बच्चे का इलाज हुआ और उसकी जान बच गई, लेकिन सावित्रीबाई फुले खुद प्लेग से संक्रमित हो गईं। 10 मार्च 1897 को भारत ने शिक्षा की महानायिका को खो दिया। माता सावित्री हम सबको छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गईं। वो तो चली गईं, लेकिन उनके विचार और उनकी शिक्षा की मुहिम आज भी जिंदा है। देश की हर पढ़ी लिखी महिला सावित्रीबाई की ऋणी है, क्योंकि अगर सावित्रीबाई न होती तो आज भी महिलाओं को कोई पढ़ने लिखने नहीं देता। माता सावित्री ने महिला शिक्षा की अलख जगाई। हम सावित्रीबाई फुले को क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। अगर आप भी माता सावित्री के दलित अधिकार संघर्ष और महिला शिक्षा का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भीम, जय सावित्रीबाई फुले। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसने एक देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान संविधान को बनाने में किस किस महापुरुष ने योगदान दिया? सवाल खड़ा होता है कि क्या B.N. राव ने संविधान को लिखा और डॉक्टर अंबेडकर ने बस इस पर दस्तखत किए? संविधान का पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को देना सही है या गलत? क्या संविधान पर भारत की आजादी के आंदोलन के मूल्यों और बाबा साहेब की विचारधारा की छाप है? क्या जानबूझकर B.N. राव का नाम दबाया गया और डॉक्टर अंबेडकर की इमेज बनाई गई? इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है? तो चलिए करते हैं इसकी पड़ताल, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं भारत के संविधान के निर्माण की पूरी कहानी। हमारी खास पेशकश, संविधान किसने लिखा, B.R. अंबेडकर या B.N. राव? बेनेगल नरसिंह राव यानी B.N. राव एक विद्वान, न्यायविद और दुनिया के मशहूर संवैधानिक सलाहकार। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जाने माने अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे।
उनको सन 1946 में संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया और भारतीय संदर्भ के अनुरूप सुझाव तैयार किए। उन्होंने दिन रात मेहनत की और संविधान की पहली रूपरेखा यानी इनिशियल ड्राफ्ट स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार दिया और संशोधित करके आगे लिखा। असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। यहीं से उनके कंधों पर संविधान निर्माण की असली जिम्मेदारी आई। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल राव के सुझावों पर काम किया, बल्कि अन्य लाखों सुझाव, संशोधनों और बहसों के बाद भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। बाबा साहेब की वजह से स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की आत्मा बने। डॉक्टर अंबेडकर और पीएन राव के बीच कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या मनमुटाव नहीं था। राव एक विद्वान सलाहकार थे, जबकि अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दोनों संवैधानिक मुद्दों पर एक दूसरे से बहस भी करते थे और कभी-कभी एक दूसरे की आलोचना भी किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद परस्पर सम्मान और सहयोग में कोई कमी नहीं आती थी। राव ने कई कानूनी मसलों पर अंबेडकर को महत्वपूर्ण नोट्स भेजे, जैसे कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत का प्रस्तावित संघीय ढांचा। अंबेडकर ने इन सुझावों को भारतीय मूल्यों के अनुसार ढालकर संविधान में जगह दी। इस लिहाज से दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन अंबेडकर राव के लीडर थे। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर अंबेडकर और बीएन राव की भूमिका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और झूठे दावों की। जातिवादी और संकीर्ण लोगों का दावा है कि बीएन राव ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने तो बस हस्ताक्षर किए। ये बात एकदम झूठ है। राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा यानी इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान को अंतिम रूप डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ही दिया गया। इनिशियल ड्राफ्ट में बहुत से संशोधन, काटछांट और उसे अपडेट किया गया। कई जगह तो कुछ सुझावों को पूरी तरह हटा दिया गया। दूसरा दावा है कि भारत का संविधान नकल करके बनाया गया। ये विदेशी संविधान की नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि हम अपने संविधान को नकल बताएं। सच्चाई ये है कि दूसरे आधुनिक संविधानों को पढ़कर उनसे प्रेरणा ली गई और हर एक धारा को भारतीय परिस्थितियों और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला गया। बहुत सी धाराओं को और ज्यादा प्रासंगिक और क्लियर बनाया गया। हमने सभी संविधानों के सबसे अच्छे मूल्यों को अपने संविधान में जोड़ा, ताकि भारत का समाज आधुनिकता की दौड़ में पीछे न छूट जाए। तीसरा दावा यह है कि बीएन राव का नाम दबा दिया गया, उनके योगदान को भुला दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान सभा की कार्यवाही में राव का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में अंबेडकर ने राव के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि जो श्रेय मुझे दिया जाता है वो वास्तव में मेरा नहीं है। इसका कुछ श्रेय संविधान सभा के सलाहकार बीएन राव को भी जाता है, जिन्होंने संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया। साफ है कि लोग अपनी अज्ञानता की वजह से बीएन राव को नहीं जानते हैं। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य लोगों को दोष देना सही नहीं है। जाहिर है कि भारत के संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। ये बीएन राव के साथ ही KM मुंशी, N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव, DP खेतान जैसी शख्सियतों के सामूहिक मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ऐसे में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। बीएन राव संविधान के आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कमेंट करके बताइए, क्या अंबेडकर के कद को छोटा करने के लिए बीएन राव के नाम का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी रोचक और अहम लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आखिर में अंबेडकर का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद BR अम्बेडकर
भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अंबेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अंबेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे, एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा।
अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था। यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। ये कहानी है उस शख्स की जिसने जात पात के घोर अंधेरे में उम्मीद की एक लौ जलाई, जिसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को इंसान होने का हक दिलाया। उनका नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। दुनिया उन्हें महात्मा फुले कहकर पुकारती है। हालांकि उनकी विचारधारा में महात्मा से ज्यादा एक क्रांतिकारी की झलक मिलती है। ज्योतिबा फुले को किसने दिया महात्मा का नाम? फुले ने ऐसा क्या किया जो B.R. अम्बेडकर ने उन्हें अपना गुरु माना? कौन थे वो लोग जिन्होंने फुले का विरोध किया? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश ज्योतिबा फुले मजलूमों का मसीहा में। 11 अप्रैल 1827 सतारा जिले के एक छोटे से गांव में माली जाति के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ज्योतिराव, जो आगे चलकर रोशनी का पुजारी बना। वो जाति से शूद्र थे, लेकिन उनकी सोच ब्राह्मणों से भी बहुत ऊंची थी। उस दौर में मनुवादी सोच और जातिवादी समाज शूद्रों को पढ़ने लिखने का हक नहीं देता था। वो कहते थे माली समाज सिर्फ बाग बगीचों में खरपतवार काटे, उनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। इस सब के बावजूद स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में ज्योतिबा ने अंग्रेजी की पढ़ाई की। एक बार ज्योतिबा अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए। वहां उसके माँ बाप ने ज्योतिबा से कहा कि तुम शूद्र होकर हमारे घर शादी में क्यों आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घटना ने ज्योतिबा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कसम खाई कि वो जाति पाति की दीवार को तोड़ देंगे। 13 साल की उम्र में उनके पिता ने सावित्रीबाई फुले से उनकी शादी करा दी। 1848 में जब उनकी उम्र 21 की हुई तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। वहां उन्होंने बराबरी और मानव अधिकारों पर थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ी। इसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि जातिवादी जुल्म का सबसे बड़ा शिकार शूद्र और महिलाएं हुई हैं।
उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फुले को पढ़ाना शुरू किया। जब सावित्रीबाई फुले खेत में खाना लेकर आती थी तो वो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ाया करते थे। अब इन दोनों ने मिलकर महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने का बीड़ा उठाया। पुणे के भिड़ेवाड़ा में दोनों ने मिलकर देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। ऊंची जाति के लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें गालियां दी, पत्थर फेंके, उनको घर से निकाल दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को एक मुस्लिम भाई उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने अपने घर में शरण दी और स्कूल खुलवाया। अब शिक्षा के 4 सिपाही हो गए। उन्होंने मिलकर महार और मांग जैसी अछूत जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले। 1852 तक फुले के 3 स्कूलों में 273 छात्राएं पढ़ा करती थीं। महिला शिक्षा के साथ उन्होंने जातिवादी शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू किया। उस दौर में माना जाता था कि अगर किसी शूद्र की परछाई किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो वो अपवित्र हो जाता था। दलितों के पैर के निशान जमीन पर न रह जाएं, इसलिए उन्हें अपने पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। उन्होंने जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए अपने घर के कुएं को सभी के लिए खोल दिया। फुले ने धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि आर्यन असल में विदेश से आए थे, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज यानी सच की तलाश करने वाले समाज की स्थापना की, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। फुले ने दास्ता पर गुलामगिरी और किसानों पर होने वाले शोषण पर श्वेत कार्याचा आसूर जैसी कालजयी किताबें लिखी। 1882 में शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने हर गांव में स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया और कहा कि हर हाथ में किताब होनी चाहिए और सबको इज्जत से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। समाज को बदलने की उनकी सोच को देखते हुए 1888 में मुंबई में एक कार्यक्रम में समाज सेवी विट्ठल राव कृष्ण जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा। इसी साल दुर्भाग्य से उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ और वो लकवाग्रस्त हो गए। 1890 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो तो चले गए, लेकिन उनका सत्य शोधक समाज का सपना आज भी जिंदा है। भारत माँ के ऐसे सपूत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर आप भी ज्योतिबा की मशाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय महात्मा फुले, क्योंकि असमानता और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई आज भी जारी है। जब भी हम आजादी, बराबरी और हक की बात करते हैं, एक युग पुरुष की तस्वीर उभरती है जिसने अन्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ हल्ला बोला। वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक जीती जागती विचारधारा थे, एक आंदोलन थे जिसने दकियानूसी सोच को तोड़ने, समाज में बराबरी कायम करने और महिला अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस शख्स का नाम है पेरियार इरोड वेंकट रामासामी। लेकिन पेरियार ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और नास्तिकता के रास्ते पर क्यों चले? उन्होंने गांधी और कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा? कैसे उन्होंने दलित आरक्षण का मजबूत रास्ता तैयार किया? कैसे उन्होंने धर्मांधता और रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए तार्किक सोच को आगे बढ़ाया? चलिए तलाश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश पेरियार अ रैशनलिस्ट में। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही वो अपने घर में होने वाले भजन कीर्तन और धार्मिक कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा और दहेज प्रथा को गलत बताना शुरू किया। युवावस्था तक वो दलितों के साथ होने वाले छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी बन चुके थे। पेरियार ने एक बार एक ब्राह्मण के खिलाफ पुलिस को गवाही दे दी, जिससे वो गिरफ्तार हो गया। इससे नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें पीटा और उन्होंने घर छोड़ दिया। वो काशी की यात्रा पर निकल गए। वहां भूख लगने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए हो रहे मुफ्त भोज में खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भिखारी कहकर भगा दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का इस्तेमाल शोषितों को दबाने के लिए हो रहा है। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना दिया और वो खुलकर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करने लगे। 1924 में पेरियार ने छुआछूत के खिलाफ केरल और तमिलनाडु में वाईकॉम सत्याग्रह किया।
पेरियार की समाज को बदलने की पहल को देखते हुए कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने उन्हें 1919 में कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद कांग्रेस में उन्होंने दलित आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता है। कांग्रेस में उनके आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पेरियार ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जातिवाद और ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद दलितों और पिछड़ी जातियों को ये एहसास कराना था कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता, ये एक भ्रम है, इसे तोड़ना ही सच्ची क्रांति है। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर जातीय आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना धार्मिक रीति रिवाजों के शादियां की जाती थीं। इसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने जातिवादी ब्राह्मणवादी सोच और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान जाति के नाम पर भेदभाव करता है तो ऐसा भगवान हमारे लिए नहीं है। पेरियार ने मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों की निंदा की और उनका दहन किया। अपने संघर्षों के दौरान उन्हें सोवियत संघ जाने का मौका मिला, जहां वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटकर पेरियार ने जातीय भेदभाव के साथ साथ महिला गैर बराबरी के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल की और कहा कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को बदलकर द्रविड़ कड़गम नामक एक सामाजिक सुधार संगठन बना दिया। बाद में यह संगठन तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों का आधार बना। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया। जाति व्यवस्था से आजीवन संघर्ष करते हुए 24 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो अपने पीछे अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग छोड़ गए। पेरियार की कहानी हमें रीति रिवाज के नाम पर गढ़े गए आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। आज भी उनके विचार और आदर्श समाज में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। भारत में बहुसंख्यक दलितों की मुक्ति के नायक पेरियार को हम शत शत नमन करते हैं। एक समय था जब बेटी के पैदा होने को बदकिस्मती माना जाता था, जब शिक्षा, अधिकार और सम्मान जैसे शब्द औरतों और दलितों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। उस अंधेरे दौर में एक औरत ने महिला अधिकारों की मशाल को जलाया। उसने शिक्षा को हथियार बनाया और दकियानूसी समाज की जंजीरों को तोड़ दिया। उस महिला का नाम था सावित्रीबाई फुले। लेकिन कैसे माता सावित्री देश की पहली महिला शिक्षिका बनी? कैसे उन्होंने पहले गर्ल्स स्कूल की नींव रखी? किन लोगों ने उनकी महिला शिक्षा की मुहिम का विरोध किया? विधवा औरतों और उनके बच्चों को उन्होंने कैसे जीने का अधिकार दिया? चलिए जानते हैं ये सब हमारी खास पेशकश सावित्रीबाई फुले फर्स्ट वीमेन एजुकेटर में। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा के नायगांव में हुआ। वो गरीब परिवार से थी और बाल विवाह के चलते 9 साल की उम्र में उनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से हुआ। लेकिन ये कोई साधारण विवाह नहीं था, ये एक दलित महिला क्रांति की शुरुआत थी। जब सावित्रीबाई फुले की शादी हुई तो वे पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। उनके पति ज्योतिराव ने उन्हें शिक्षा की ओर मोड़ा। जब वो खेत में ज्योतिराव के लिए खाना लेकर जाती थीं, तो ज्योतिराव उन्हें पढ़ाया करते थे। शिक्षा का महत्व समझने के बाद सावित्रीबाई ने कहा कि ज्ञान से ही दलितों, शोषितों और महिलाओं की मुक्ति संभव है। सन 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय खोला। ये एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। ब्राह्मणों और कट्टरपंथियों ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई का विरोध किया। हालात ऐसे थे कि सावित्रीबाई को स्कूल पढ़ाने जाने के लिए एक अलग से साड़ी रखकर ले जाना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में ऊंची जाति के लोग उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे और उन्हें गालियां देते थे। इस पर सावित्रीबाई फुले ने कहा कि मैं स्कूल में पढ़ाने इसलिए जाती हूँ ताकि अंधेरे में भटक रही लड़कियों को रोशनी दिखा सकूं। सावित्रीबाई ने न केवल महिलाओं बल्कि दलितों और विधवाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई।
उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने समाज में धिक्कारी गई विधवाओं के बच्चों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होकर एक ब्राह्मण विधवा के बच्चे को अपनाया, उसे यशवंत राव का नाम दिया और बेटा बनाकर पाला और शिक्षित किया। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका काम था जात पात के भेदभाव और धर्मांधता, पितृसत्तात्मकता के खिलाफ आवाज उठाना। माता सावित्री ने शोषण पर समाज की चुप्पी को तोड़ने के लिए लेखनी को अपना हथियार बनाया। फुले ने महिलाओं और दलितों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए कई कविताएं लिखी। उनका पहला कविता संग्रह था काव्य फुले। माता सावित्री जोर शोर से महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। इस बीच साल 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैल गई। प्लेग से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए सावित्रीबाई और उनके बेटे यशवंत राव ने एक क्लिनिक खोला और दिन रात सेवा में जुट गए। माता सावित्री एक दिन एक बीमार बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल पहुंची। बच्चे का इलाज हुआ और उसकी जान बच गई, लेकिन सावित्रीबाई फुले खुद प्लेग से संक्रमित हो गईं। 10 मार्च 1897 को भारत ने शिक्षा की महानायिका को खो दिया। माता सावित्री हम सबको छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गईं। वो तो चली गईं, लेकिन उनके विचार और उनकी शिक्षा की मुहिम आज भी जिंदा है। देश की हर पढ़ी लिखी महिला सावित्रीबाई की ऋणी है, क्योंकि अगर सावित्रीबाई न होती तो आज भी महिलाओं को कोई पढ़ने लिखने नहीं देता। माता सावित्री ने महिला शिक्षा की अलख जगाई। हम सावित्रीबाई फुले को क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। अगर आप भी माता सावित्री के दलित अधिकार संघर्ष और महिला शिक्षा का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भीम, जय सावित्रीबाई फुले। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसने एक देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान संविधान को बनाने में किस किस महापुरुष ने योगदान दिया? सवाल खड़ा होता है कि क्या B.N. राव ने संविधान को लिखा और डॉक्टर अंबेडकर ने बस इस पर दस्तखत किए? संविधान का पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को देना सही है या गलत? क्या संविधान पर भारत की आजादी के आंदोलन के मूल्यों और बाबा साहेब की विचारधारा की छाप है? क्या जानबूझकर B.N. राव का नाम दबाया गया और डॉक्टर अंबेडकर की इमेज बनाई गई? इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है? तो चलिए करते हैं इसकी पड़ताल, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं भारत के संविधान के निर्माण की पूरी कहानी। हमारी खास पेशकश, संविधान किसने लिखा, B.R. अंबेडकर या B.N. राव? बेनेगल नरसिंह राव यानी B.N. राव एक विद्वान, न्यायविद और दुनिया के मशहूर संवैधानिक सलाहकार। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जाने माने अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। उनको सन 1946 में संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया और भारतीय संदर्भ के अनुरूप सुझाव तैयार किए। उन्होंने दिन रात मेहनत की और संविधान की पहली रूपरेखा यानी इनिशियल ड्राफ्ट स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार दिया और संशोधित करके आगे लिखा। असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। यहीं से उनके कंधों पर संविधान निर्माण की असली जिम्मेदारी आई। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल राव के सुझावों पर काम किया, बल्कि अन्य लाखों सुझाव, संशोधनों और बहसों के बाद भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। बाबा साहेब की वजह से स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की आत्मा बने। डॉक्टर अंबेडकर और B.N. राव के बीच कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या मनमुटाव नहीं था। राव एक विद्वान सलाहकार थे, जबकि अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दोनों संवैधानिक मुद्दों पर एक दूसरे से बहस भी करते थे और कभी-कभी एक दूसरे की आलोचना भी किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद परस्पर सम्मान और सहयोग में कोई कमी नहीं आती थी। राव ने कई कानूनी मसलों पर अंबेडकर को महत्वपूर्ण नोट्स भेजे, जैसे कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत का प्रस्तावित संघीय ढांचा। अंबेडकर ने इन सुझावों को भारतीय मूल्यों के अनुसार ढालकर संविधान में जगह दी।
इस लिहाज से दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन अंबेडकर राव के लीडर थे। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर अंबेडकर और BN राव की भूमिका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और झूठे दावों की। जातिवादी और संकीर्ण लोगों का दावा है कि BN राव ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने तो बस हस्ताक्षर किए। ये बात एकदम झूठ है। राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा यानी इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान को अंतिम रूप डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ही दिया गया। इनिशियल ड्राफ्ट में बहुत से संशोधन, काटछांट और उसे अपडेट किया गया। कई जगह तो कुछ सुझावों को पूरी तरह हटा दिया गया। दूसरा दावा है कि भारत का संविधान नकल करके बनाया गया। ये विदेशी संविधान की नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि हम अपने संविधान को नकल बताएं। सच्चाई ये है कि दूसरे आधुनिक संविधानों को पढ़कर उनसे प्रेरणा ली गई और हर एक धारा को भारतीय परिस्थितियों और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला गया। बहुत सी धाराओं को और ज्यादा प्रासंगिक और क्लियर बनाया गया। हमने सभी संविधानों के सबसे अच्छे मूल्यों को अपने संविधान में जोड़ा ताकि भारत का समाज आधुनिकता की दौड़ में पीछे न छूट जाए। तीसरा दावा यह है कि BN राव का नाम दबा दिया गया, उनके योगदान को भुला दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान सभा की कार्यवाही में राव का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में अंबेडकर ने राव के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि जो श्रेय मुझे दिया जाता है वो वास्तव में मेरा नहीं है। इसका कुछ श्रेय संविधान सभा के सलाहकार BN राव को भी जाता है, जिन्होंने संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया। साफ है कि लोग अपनी अज्ञानता की वजह से BN राव को नहीं जानते हैं। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य लोगों को दोष देना सही नहीं है। जाहिर है कि भारत के संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। ये BN राव के साथ ही KM मुंशी, N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव, DP खेतान जैसी शख्सियतों के सामूहिक मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ऐसे में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। BN राव संविधान के आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कमेंट करके बताइए, क्या अंबेडकर के कद को छोटा करने के लिए BN राव के नाम का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी रोचक और अहम लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आखिर में अंबेडकर का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद BR अम्बेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अम्बेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अम्बेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया।
1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना। आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे, एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेजों की नींदें उड़ जाती थी, जिन्होंने नारा दिया ऊल गुलान। ऊल गुलान मतलब महाविद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। बचपन से ही बिरसा ने अपने समाज में फैली कुरीतियों और अंग्रेजों के अत्याचार को देखा। अंग्रेज अपनी कुटिल नीति से आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने जंग छेड़ दी। यह कोई आम विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए महायुद्ध था। पिछले सभी विद्रोहों से सीखते हुए बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का ऐलान किया। इस दौरान बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया। आदिवासियों का जीवन बदहाली और अभावों से भरा हुआ था और इस स्थिति का फायदा मिशनरी उठाते थे। मिशनरी आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए और आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते थे और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरियों की बातों को नकारने लगे। इससे बिरसा मुंडा इतने मशहूर हो गए कि लोग उन्हें धरती आबा कहकर पुकारने लगे। अपनी गतिविधियों की वजह से आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों और मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजों ने षड्यंत्र कर
बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जाम को पाए जंगल में गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों के पास बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अंग्रेज बिरसा मुंडा के खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बना पाए। ऐसे में उनके जल्द ही छूटने की उम्मीद थी। इस बीच 9 जून 1900 की सुबह उन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और वो अचेत होकर जेल में ही गिर पड़े। डॉक्टर ने उनकी नाड़ी देखी तो पता चला कि उनका निधन हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत ने आदिवासियों को एक नई दिशा दी। उनका संघर्ष आज भी प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा का नाम हमेशा इतिहास के सुनहरे पन्नों में चमकता रहेगा। वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक वीर सपूत थे और एक आदिवासी आंदोलन के प्रणेता थे। बिरसा मुंडा हमेशा अमर रहेंगे। जब जब आदिवासी विद्रोह की बात होगी, धरती आबा का नाम पहली पंक्ति में लिया जाएगा। ये कहानी है उस शख्स की जिसने जात पात के घोर अंधेरे में उम्मीद की एक लौ जलाई, जिसने समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को इंसान होने का हक दिलाया। उनका नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। दुनिया उन्हें महात्मा फुले कहकर पुकारती है। हालांकि उनकी विचारधारा में महात्मा से ज्यादा एक क्रांतिकारी की झलक मिलती है। ज्योतिबा फुले को किसने दिया महात्मा का नाम? फुले ने ऐसा क्या किया जो B.R. अम्बेडकर ने उन्हें अपना गुरु माना? कौन थे वो लोग जिन्होंने फुले का विरोध किया? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश ज्योतिबा फुले मजलूमों का मसीहा में। 11 अप्रैल 1827 सतारा जिले के एक छोटे से गांव में माली जाति के एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया ज्योतिराव, जो आगे चलकर रोशनी का पुजारी बना। वो जाति से शूद्र थे, लेकिन उनकी सोच ब्राह्मणों से भी बहुत ऊंची थी। उस दौर में मनुवादी सोच और जातिवादी समाज शूद्रों को पढ़ने लिखने का हक नहीं देता था। वो कहते थे माली समाज सिर्फ बाग बगीचों में खरपतवार काटे, उनको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। इस सब के बावजूद स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में ज्योतिबा ने अंग्रेजी की पढ़ाई की। एक बार ज्योतिबा अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए। वहां उसके माँ बाप ने ज्योतिबा से कहा कि तुम शूद्र होकर हमारे घर शादी में क्यों आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घटना ने ज्योतिबा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कसम खाई कि वो जाति पाति की दीवार को तोड़ देंगे। 13 साल की उम्र में उनके पिता ने सावित्रीबाई फुले से उनकी शादी करा दी। 1848 में जब उनकी उम्र 21 की हुई तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की। वहां उन्होंने बराबरी और मानव अधिकारों पर थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन पढ़ी। इसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि जातिवादी जुल्म का सबसे बड़ा शिकार शूद्र और महिलाएं हुई हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फुले को पढ़ाना शुरू किया। जब सावित्रीबाई फुले खेत में खाना लेकर आती थी तो वो वहीं बैठकर उन्हें पढ़ाया करते थे। अब इन दोनों ने मिलकर महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने का बीड़ा उठाया। पुणे के भिड़ेवाड़ा में दोनों ने मिलकर देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। ऊंची जाति के लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें गालियां दी, पत्थर फेंके, उनको घर से निकाल दिया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को एक मुस्लिम भाई उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने अपने घर में शरण दी और स्कूल खुलवाया। अब शिक्षा के 4 सिपाही हो गए। उन्होंने मिलकर महार और मांग जैसी अछूत जाति के बच्चों के लिए स्कूल खोले। 1852 तक फुले के 3 स्कूलों में 273 छात्राएं पढ़ा करती थीं। महिला शिक्षा के साथ उन्होंने जातिवादी शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू किया। उस दौर में माना जाता था कि अगर किसी शूद्र की परछाई किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो वो अपवित्र हो जाता था। दलितों के पैर के निशान जमीन पर न रह जाएं, इसलिए उन्हें अपने पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। उन्होंने जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए अपने घर के कुएं को सभी के लिए खोल दिया। फुले ने धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि आर्यन असल में विदेश से आए थे, जिन्होंने भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज यानी सच की तलाश करने वाले समाज की स्थापना की, जहां ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था।
फुले ने दास्ता पर गुलामगिरी और किसानों पर होने वाले शोषण पर श्वेत कार्याचा आसूर जैसी कालजयी किताबें लिखी। 1882 में शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने हर गांव में स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया और कहा कि हर हाथ में किताब होनी चाहिए और सबको इज्जत से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। समाज को बदलने की उनकी सोच को देखते हुए 1888 में मुंबई में एक कार्यक्रम में समाज सेवी विट्ठल राव कृष्ण जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा। इसी साल दुर्भाग्य से उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ और वो लकवाग्रस्त हो गए। 1890 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो तो चले गए, लेकिन उनका सत्य शोधक समाज का सपना आज भी जिंदा है। भारत माँ के ऐसे सपूत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर आप भी ज्योतिबा की मशाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें जय महात्मा फुले, क्योंकि असमानता और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई आज भी जारी है। जब भी हम आजादी, बराबरी और हक की बात करते हैं, एक युग पुरुष की तस्वीर उभरती है जिसने अन्याय और सामाजिक शोषण के खिलाफ हल्ला बोला। वो एक व्यक्ति नहीं थे, एक जीती जागती विचारधारा थे, एक आंदोलन थे जिसने दकियानूसी सोच को तोड़ने, समाज में बराबरी कायम करने और महिला अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस शख्स का नाम है पेरियार इरोड वेंकट रामासामी। लेकिन पेरियार ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और नास्तिकता के रास्ते पर क्यों चले? उन्होंने गांधी और कांग्रेस को क्यों अलविदा कहा? कैसे उन्होंने दलित आरक्षण का मजबूत रास्ता तैयार किया? कैसे उन्होंने धर्मांधता और रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए तार्किक सोच को आगे बढ़ाया? चलिए तलाश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारी खास पेशकश पेरियार अ रैशनलिस्ट में। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही वो अपने घर में होने वाले भजन कीर्तन और धार्मिक कर्मकांडों पर सवाल उठाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बाल विवाह, देवदासी प्रथा और दहेज प्रथा को गलत बताना शुरू किया। युवावस्था तक वो दलितों के साथ होने वाले छुआछूत और वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी बन चुके थे। पेरियार ने एक बार एक ब्राह्मण के खिलाफ पुलिस को गवाही दे दी, जिससे वो गिरफ्तार हो गया। इससे नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें पीटा और उन्होंने घर छोड़ दिया। वो काशी की यात्रा पर निकल गए। वहां भूख लगने पर उन्होंने ब्राह्मणों के लिए हो रहे मुफ्त भोज में खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भिखारी कहकर भगा दिया गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म का इस्तेमाल शोषितों को दबाने के लिए हो रहा है। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह नास्तिक बना दिया और वो खुलकर मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध करने लगे। 1924 में पेरियार ने छुआछूत के खिलाफ केरल और तमिलनाडु में वाईकॉम सत्याग्रह किया। पेरियार की समाज को बदलने की पहल को देखते हुए कांग्रेस नेता चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने उन्हें 1919 में कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके बाद कांग्रेस में उन्होंने दलित आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा तब तक सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता है। कांग्रेस में उनके आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पेरियार ने देखा कि कांग्रेस के अंदर जातिवाद और ब्राह्मणवाद की जड़ें गहरी हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद दलितों और पिछड़ी जातियों को ये एहसास कराना था कि वे किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ या नीच नहीं होता, ये एक भ्रम है। इसे तोड़ना ही सच्ची क्रांति है। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतर जातीय आत्मसम्मान विवाह की शुरुआत की, जिसमें बिना धार्मिक रीति रिवाजों के शादियां की जाती थीं। इसके बाद उन्होंने जस्टिस पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने जातिवादी, ब्राह्मणवादी सोच और धार्मिक पाखंड के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भगवान जाति के नाम पर भेदभाव करता है तो ऐसा भगवान हमारे लिए नहीं है। पेरियार ने मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों की निंदा की और उनका दहन किया। अपने संघर्षों के दौरान उन्हें सोवियत संघ जाने का मौका मिला, जहां वो कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। भारत लौटकर पेरियार ने जातीय भेदभाव के साथ साथ महिला गैर बराबरी के खिलाफ भी आवाज उठाई।
उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल की और कहा कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो सिर्फ वो शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को बदलकर द्रविड़ कड़गम नामक एक सामाजिक सुधार संगठन बना दिया। बाद में यह संगठन तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों का आधार बना। पेरियार की विचारधारा ने तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन को जन्म दिया। जाति व्यवस्था से आजीवन संघर्ष करते हुए 24 दिसंबर 1973 को 94 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ, लेकिन वो अपने पीछे अन्याय और गैर बराबरी के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली जंग छोड़ गए। पेरियार की कहानी हमें रीति रिवाज के नाम पर गढ़े गए आडंबरों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। आज भी उनके विचार और आदर्श समाज में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। भारत में बहुसंख्यक दलितों की मुक्ति के नायक पेरियार को हम शत शत नमन करते हैं। एक समय था जब बेटी के पैदा होने को बदकिस्मती माना जाता था, जब शिक्षा, अधिकार और सम्मान जैसे शब्द औरतों और दलितों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। उस अंधेरे दौर में एक औरत ने महिला अधिकारों की मशाल को जलाया। उसने शिक्षा को हथियार बनाया और दकियानूसी समाज की जंजीरों को तोड़ दिया। उस महिला का नाम था सावित्रीबाई फुले। लेकिन कैसे माता सावित्री देश की पहली महिला शिक्षिका बनी? कैसे उन्होंने पहले गर्ल्स स्कूल की नींव रखी? किन लोगों ने उनकी महिला शिक्षा की मुहिम का विरोध किया? विधवा औरतों और उनके बच्चों को उन्होंने कैसे जीने का अधिकार दिया? चलिए जानते हैं ये सब हमारी खास पेशकश सावित्रीबाई फुले फर्स्ट वीमेन एजुकेटर में। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा के नायगांव में हुआ। वो गरीब परिवार से थी और बाल विवाह के चलते 9 साल की उम्र में उनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से हुआ। लेकिन ये कोई साधारण विवाह नहीं था, ये एक दलित महिला क्रांति की शुरुआत थी। जब सावित्रीबाई फुले की शादी हुई तो वे पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। उनके पति ज्योतिराव ने उन्हें शिक्षा की ओर मोड़ा। जब वो खेत में ज्योतिराव के लिए खाना लेकर जाती थीं, तो ज्योतिराव उन्हें पढ़ाया करते थे। शिक्षा का महत्व समझने के बाद सावित्रीबाई ने कहा कि ज्ञान से ही दलितों, शोषितों और महिलाओं की मुक्ति संभव है। सन 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय खोला। ये एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। ब्राह्मणों और कट्टरपंथियों ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई का विरोध किया। हालात ऐसे थे कि सावित्रीबाई को स्कूल पढ़ाने जाने के लिए एक अलग से साड़ी रखकर ले जाना पड़ता था, क्योंकि रास्ते में ऊंची जाति के लोग उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे और उन्हें गालियां देते थे। इस पर सावित्रीबाई फुले ने कहा कि मैं स्कूल में पढ़ाने इसलिए जाती हूँ ताकि अंधेरे में भटक रही लड़कियों को रोशनी दिखा सकूं। सावित्रीबाई ने न केवल महिलाओं बल्कि दलितों और विधवाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया। उन्होंने समाज में धिक्कारी गई विधवाओं के बच्चों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होकर एक ब्राह्मण विधवा के बच्चे को अपनाया, उसे यशवंत राव का नाम दिया और बेटा बनाकर पाला और शिक्षित किया। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका काम था जात पात के भेदभाव और धर्मांधता, पितृसत्तात्मकता के खिलाफ आवाज उठाना। माता सावित्री ने शोषण पर समाज की चुप्पी को तोड़ने के लिए लेखनी को अपना हथियार बनाया। फुले ने महिलाओं और दलितों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए कई कविताएं लिखी। उनका पहला कविता संग्रह था काव्य फुले। माता सावित्री जोर शोर से महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। इस बीच साल 1897 में पुणे में प्लेग महामारी फैल गई। प्लेग से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए सावित्रीबाई और उनके बेटे यशवंत राव ने एक क्लिनिक खोला और दिन रात सेवा में जुट गए। माता सावित्री एक दिन एक बीमार बच्चे को गोद में लेकर अस्पताल पहुंची। बच्चे का इलाज हुआ और उसकी जान बच गई, लेकिन सावित्रीबाई फुले खुद प्लेग से संक्रमित हो गईं। 10 मार्च 1897 को भारत ने शिक्षा की महानायिका को खो दिया। माता सावित्री हम सबको छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गईं। वो तो चली गईं, लेकिन उनके विचार और उनकी शिक्षा की मुहिम आज भी जिंदा है।
देश की हर पढ़ी लिखी महिला सावित्री बाई की ऋणी है, क्योंकि अगर सावित्री बाई न होती तो आज भी महिलाओं को कोई पढ़ने लिखने नहीं देता। माता सावित्री ने महिला शिक्षा की अलख जगाई। हम सावित्री बाई फुले को क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। अगर आप भी माता सावित्री के दलित अधिकार संघर्ष और महिला शिक्षा का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भीम, जय सावित्री बाई फुले। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसने एक देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान संविधान को बनाने में किस किस महापुरुष ने योगदान दिया? सवाल खड़ा होता है कि क्या B.N. राव ने संविधान को लिखा और डॉक्टर अंबेडकर ने बस इस पर दस्तखत किए? संविधान का पूरा श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को देना सही है या गलत? क्या संविधान पर भारत की आजादी के आंदोलन के मूल्यों और बाबा साहेब की विचारधारा की छाप है? क्या जानबूझकर B.N. राव का नाम दबाया गया और डॉक्टर अंबेडकर की इमेज बनाई गई? इन सभी दावों में कितनी सच्चाई है? तो चलिए करते हैं इसकी पड़ताल, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं भारत के संविधान के निर्माण की पूरी कहानी। हमारी खास पेशकश, संविधान किसने लिखा, B.R. अंबेडकर या B.N. राव? बेनेगल नरसिंह राव यानी B.N. राव एक विद्वान, न्यायविद और दुनिया के मशहूर संवैधानिक सलाहकार। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के जाने माने अधिकारी थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। उनको सन 1946 में संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे देशों के संविधान का गहराई से अध्ययन किया और भारतीय संदर्भ के अनुरूप सुझाव तैयार किए। उन्होंने दिन रात मेहनत की और संविधान की पहली रूपरेखा यानी इनिशियल ड्राफ्ट स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने विस्तार दिया और संशोधित करके आगे लिखा। असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। यहीं से उनके कंधों पर संविधान निर्माण की असली जिम्मेदारी आई। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल राव के सुझावों पर काम किया, बल्कि अन्य लाखों सुझाव, संशोधनों और बहसों के बाद भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया। बाबा साहेब की वजह से स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की आत्मा बने। डॉक्टर अंबेडकर और B.N. राव के बीच कोई प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा या मनमुटाव नहीं था। राव एक विद्वान सलाहकार थे, जबकि अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। दोनों संवैधानिक मुद्दों पर एक दूसरे से बहस भी करते थे और कभी-कभी एक दूसरे की आलोचना भी किया करते थे, लेकिन इसके बावजूद परस्पर सम्मान और सहयोग में कोई कमी नहीं आती थी। राव ने कई कानूनी मसलों पर अंबेडकर को महत्वपूर्ण नोट्स भेजे, जैसे कि मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत का प्रस्तावित संघीय ढांचा। अंबेडकर ने इन सुझावों को भारतीय मूल्यों के अनुसार ढालकर संविधान में जगह दी। इस लिहाज से दोनों एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन अंबेडकर राव के लीडर थे। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर अंबेडकर और B.N. राव की भूमिका को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों और झूठे दावों की। जातिवादी और संकीर्ण लोगों का दावा है कि B.N. राव ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने तो बस हस्ताक्षर किए। ये बात एकदम झूठ है। राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा यानी इनिशियल ड्राफ्ट तैयार किया था। संविधान को अंतिम रूप डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ही दिया गया। इनिशियल ड्राफ्ट में बहुत से संशोधन, काटछाट और उसे अपडेट किया गया। कई जगह तो कुछ सुझावों को पूरी तरह हटा दिया गया। दूसरा दावा है कि भारत का संविधान नकल करके बनाया गया। ये विदेशी संविधान की नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि हम अपने संविधान को नकल बताएं। सच्चाई ये है कि दूसरे आधुनिक संविधानों को पढ़कर उनसे प्रेरणा ली गई और हर एक धारा को भारतीय परिस्थितियों और भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला गया। बहुत सी धाराओं को और ज्यादा प्रासंगिक और क्लियर बनाया गया। हमने सभी संविधानों के सबसे अच्छे मूल्यों को अपने संविधान में जोड़ा ताकि भारत का समाज आधुनिकता की दौड़ में पीछे न छूट जाए। तीसरा दावा यह है कि B.N. राव का नाम दबा दिया गया, उनके योगदान को भुला दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान सभा की कार्यवाही में राव का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है।
25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में अंबेडकर ने राव के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि जो श्रेय मुझे दिया जाता है वो वास्तव में मेरा नहीं है। इसका कुछ श्रेय संविधान सभा के सलाहकार BN राव को भी जाता है, जिन्होंने संविधान का एक कच्चा मसौदा तैयार किया। साफ है कि लोग अपनी अज्ञानता की वजह से BN राव को नहीं जानते हैं। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य लोगों को दोष देना सही नहीं है। जाहिर है कि भारत के संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। ये BN राव के साथ ही KM मुंशी, N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव, DP खेतान जैसी शख्सियतों के सामूहिक मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ऐसे में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। BN राव संविधान के आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कमेंट करके बताइए, क्या अम्बेडकर के कद को छोटा करने के लिए BN राव के नाम का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी रोचक और अहम लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। आखिर में अम्बेडकर का संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम। जब अन्याय और भेदभाव समाज की जड़ों में घर कर जाए, तब एक आवाज उठती है जो सदियों की चुप्पी को तोड़ देती है। ये कहानी है उस महान व्यक्तित्व की जिन्होंने न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया, बल्कि करोड़ों वंचितों को अधिकारों की रोशनी दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद BR अम्बेडकर भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? गांधी के साथ उनके क्या मतभेद थे? गांधी को महात्मा क्यों नहीं बुलाते थे अम्बेडकर? बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? चलिए तलाशते हैं इन सभी सवालों के जवाब। देखिए हमारी खास पेशकश, बाबा साहेब अम्बेडकर, द अल्टीमेट लिबरेटर। 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि कलम तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। बचपन में ही उन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। पानी पीने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी लगन ने उन्हें इन बाधाओं से लड़ने की ताकत दी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की और फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन नामक शोध पत्र लिखा, जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा प्राप्त की और लॉ की डिग्री भी हासिल की। शिक्षा ने उन्हें विचारों की स्वतंत्रता दी और सामाजिक सुधार का हथियार बनाया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों जैसे नदी और तालाब तक पहुंच का अधिकार दिलाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया, जिसे वो जातिवाद का प्रतीक मानते थे। अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलितों के अधिकारों को लेकर तीखे मतभेद थे। अंबेडकर चाहते थे कि दलितों को अलग निर्वाचक मंडल मिले ताकि वे अपने नेताओं को चुन सके। गांधी जी इसका विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें डर था इससे हिंदू समाज में और विभाजन हो जाएगा। 1932 में पूना पैक्ट के जरिए एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षित सीटें दी गई, लेकिन अंबेडकर इसे दलितों के लिए एक मजबूरी भरा समझौता मानते थे, न कि पूर्ण विजय। 1947 में स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी गई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों के अधिकारों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उनका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण की नींव बना।
आगे आने वाले सालों में अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था कभी दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों के साथ नई राह पर चले। बौद्ध धर्म ने उन्हें समानता और करुणा का संदेश दिया, जो उनके विचारों के अनुरूप था। इससे उन्होंने नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रतीक है कि शिक्षा, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ किसी भी सामाजिक अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। वे आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके, बिना किसी भेदभाव के। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। झारखंड की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांति की ज्वाला को भड़काया। वो शख्स कोई और नहीं था बल्कि बिरसा मुंडा थे, एक आदिवासी योद्धा, एक समाज सुधारक और एक ऐसा क्रांतिकारी जिनके नाम से अंग्रेज